हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा और हमने आप सभी को बताया भी था कि हम बहुत जल्दी ही अपने चैनल पर आपको सामान्य हिंदी की फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें कि संपूर्ण सिलेबस को कवर कराएंगे। तो आज ये हमारी सामान्य हिंदी की पहली क्लास है, जो कि पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। इंट्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पर हम सामान्य हिंदी के अंदर जो भी टॉपिक हम आपको करवाने वाले हैं, तो हम उन सभी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक आपको करवाने वाले हैं और किस तरीके से कराएंगे। और दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के डाउट भी रहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर परीक्षा के लिए क्लासेस ले सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर सामान्य हिंदी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, यूपी SSC, पैड, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, वीपीओ, लेखपाल या अदर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि आपकी हिंदी से प्रश्न आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली हैं। केवल यहाँ पे इतना अंतर देखने के लिए मिल सकता है कि किसी एग्जाम्स में आपके कुछ लिमिटेड टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आज से ये क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली हैं और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा वर्णमाला का, और वर्णमाला कराने से पहले हम आपको आज की ही क्लास में थोड़ा सा आपका जो है वो बेसिक आइडिया दे देंगे। हम आपको हिंदी व्याकरण यानी कि ग्रामर और व्याकरण के अंगों के बारे में बताएंगे, जिसके बाद हमारी जो क्लासेस हैं वो कल से कंटिन्यू रहेंगी। और पहला जो चैप्टर हमारा रहेगा वो वर्णमाला का रहेगा। वर्णमाला आप सभी जानते ही होंगे, वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो होता है वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण होते हैं और वर्णों को स्वर और व्यंजन दो प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें हम स्वरों के प्रकार और व्यंजनों के प्रकार सब कुछ पढ़ने वाले हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों को बांटा गया है वो सब कुछ डिटेल के साथ बताएंगे। साथ ही साथ सघोष या अघोष आपने नाम सुना होगा, अल्पप्राण और महाप्राण का नाम सुना होगा, वो सब हम इसी चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। उसके साथ ही दोस्तों, दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा संज्ञा एवं उसके भेद। तो संज्ञा के बारे में सब कुछ हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, संज्ञा की परिभाषा, उदाहरण सहित उसके भेद। उसके साथ हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा लिंग। तो आप सभी जानते होंगे कि शब्द के जिस रूप में यह जाना जाए कि वो स्त्री जात का है या पुरुष जात का है, उसे लिंग कहते हैं। और हिंदी में इसके दो प्रकार हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के नियम क्या हैं और किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है वचन। वचन आप सभी जानते ही होंगे, नंबर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा कारक। कारक जो होते हैं हमारे, जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से संबंध जोड़ते हैं वही कारक कहलाते हैं। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो सभी के सभी कारक के बारे में हम आपको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, सभी को एग्जाम्पल के साथ, और किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा सर्वनाम का। सर्वनाम के बारे में हम पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसकी परिभाषा, भेद, उदाहरण सहित। उसी प्रकार जो है विशेषण, विशेषण के बाद में क्रिया। विशेषण का हम पूरा क्लासिफिकेशन आप लोगों के साथ रखेंगे, उसी प्रकार क्रिया का भी जो है पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने रखेंगे। सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, प्रणार्थक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालक क्रिया वगैरह, क्रिया और धातु में क्या अंतर होता है, ये सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काल। काल से आप सभी जानते होंगे टेंस। टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, जिसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद 10th नंबर का टॉपिक हमारा रहने वाला वाच्य, और 11th नंबर का टॉपिक रहने वाला अव्यय। तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर कुछ टॉपिक बिल्कुल नए लग रहे हों, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वाच्य भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य यहाँ पर मतलब है कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हुई है उसका प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसी को हम वाच्य कहते हैं। और अव्यय के बारे में आप सभी जानेंगे। अव्यय होता है कि जो लिंग, वचन और कारक में कोई भी परिवर्तन अगर होता है तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थ के आधार पर अव्यय के 4 भेद होते हैं, जो कि आपने सुने भी होंगे। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा होता है संबंध बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मयार्थ बोधक अव्यय। तो अव्यय के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है शब्द भंडार। तो शब्द भंडार से यहाँ पर हमारा मतलब है कि जो भी
महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर चाहे वो देशी शब्द हो, विदेशी शब्द हो, तत्सम हो या तद्भव हो, संकर शब्द हो या रूढ़ शब्द हो, यौगिक शब्द हो या योग रूढ़ शब्द हो, इन सभी शब्दों के बारे में आपने इन सभी के नाम सुने ही होंगे। दोस्तों इन सभी शब्दों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कौन सा शब्द है, ये देशज है या विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है, या फिर रूढ़ शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से आप समझ सकते हैं कि जिसके अनेक अर्थ हों, यानी कि ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि अनेक अर्थ रखते हैं। अगर एग्जाम्पल से हम आपको बताएं तो जैसे कि हमारा एक शब्द है अंक, तो अंक से यहाँ पर मतलब जो है, अंक का मतलब गोद भी होता है और गोद के साथ साथ अंक यहाँ पर गणना के अंक भी होते हैं और अध्याय को भी अंक बोलते हैं। तो ये सभी जो है अंक के अनेक अर्थ होते हैं, इसी को अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा शब्द अगर हम लें तो अंबर, तो अंबर का यहाँ पर मतलब आकाश भी होता है, कपड़ा भी होता है, कपास भी होता है और बादल भी होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अनेकार्थी शब्दों को। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द से यहाँ पर आप सभी को पता चले गया होगा, समानार्थी शब्द का मतलब है समान अर्थ रखने वाले शब्द। जैसे कि बात की जाए पृथ्वी के समानार्थी शब्द कौन से होंगे, तो भू, भूमि, धरा, वसुंधरा सभी पृथ्वी के समानार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार नव, गगन, अंबर, व्योम, आकाश के समानार्थी शब्द हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है 15, वो है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विलोम शब्द से आप सभी समझ गए होंगे, विपरीत अर्थ रखने वाले या उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द। जैसे कि दिन का रात होता है, गुरु का लघु होता है। तो इस तरीके से हम आपके जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर करके पूछे जाते हैं वो हम आप सभी को बताएंगे इसमें। उसके बाद में 16 नंबर का चैप्टर हमारा रहने वाला है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, या जिसको हम बोलते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक शब्द होता है जैसे कि चिर, तो चिर का अर्थ जो होता है वो देर होता है। और एक शब्द होता है चीर, तो चीर का अर्थ जो होता है वो वस्त्र होता है। तो यहाँ पर चिर और चीर जो है वो लगभग देखने में एक समान हैं और दोनों के अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये होते हैं हमारे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्तनी का। वर्तनी से आप समझ गए होंगे कुछ शब्द आपके जो होते हैं उसमें मात्रा वगैरह का एरर दे दिया जाता है, गलती दे दी जाती है। तो वो गलती आपको देखनी होती है कि आपको जो है वो 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उनमें कोई 3 ऑप्शन जो होते हैं वो गलत वर्तनी वाले होते हैं, एक सही वर्तनी वाला होता है। तो आपको सही वर्तनी वाला ऑप्शन छांटना होता है। तो हम यहाँ पर वर्तनी में आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को कराने वाले हैं। यहाँ पर वर्तनी में आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है और कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में जो है फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कोलन, कोलन, ये इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं उस प्रकार हिंदी में भी हमारे विराम चिन्ह होते हैं, जैसे कि अल्प विराम है, पूर्ण विराम है। तो इन सभी के बारे में लगभग 20 विराम चिन्ह होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाक्य एवं प्रकार। इसमें हम वाक्य और उसके सभी प्रकारों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम आपको वाक्य के जो भी अंग होते हैं, उद्देश्य या विधेय, या फिर वाक्य के जो भेद होते हैं रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर मुख्य रूप से आप लोगों ने सुने ही होंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। इस सभी के बारे में हम इस चैप्टर में आपसे डिस्कस करेंगे, उदाहरण के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो है वाक्य शुद्धि हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। वाक्य शुद्धि में हम जो है वाक्यों में कोई किसी तरीके का जो है वो वर्तनी संबंधी अशुद्धि या फिर जो है वचन संबंधी, लिंग संबंधी अशुद्धि या कई तरीके की और भी अशुद्धियाँ दे दी जाती हैं, जिसमें से आपको शुद्ध वाक्य को बताना होता है या कौन कौन से वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो इसमें हम उस सभी के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो है 21वां चैप्टर हमारा रहने वाला है उपसर्ग और प्रत्यय का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा संधि का। संधि में भी हम सभी संधि को डिस्कस करेंगे आप साथ, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो। स्वर संधि के 5 प्रकार को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में समास और फिर हम आपको रस, छंद, अलंकार के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 27वां चैप्टर हमारा रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आप समझ सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा जाता है
कि 1000 वर्षों का समय क्या कहलाता है, तो वो सहस्राब्दी कहलाता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो धरती से जन्म ले उसको क्या कहते हैं, तो उसको उद्भिज कहते हैं। या जो पसीने से जन्म ले उसको स्वेदज कहते हैं। जिसने इंद्र को जीता हो उसे क्या कहते हैं, तो इंद्रजीत कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का। मुहावरे और एवं लोकोक्तियों के बाद में हमारा नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर रहने वाला है अपठित गद्यांश का। दोस्तों अपठित गद्यांश के क्वेश्चन आपसे लगभग हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर कहीं एक गद्यांश आता है तो वहाँ कम से कम 5 प्रश्न आपसे उस गद्यांश से आधारित पूछ ले जाते हैं। और जो भी कैंडिडेट UPSSC पैट के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपसे 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। वहाँ 10 मार्क्स के आपसे गद्यांश ही पूछे जाते हैं। तो UPSSC पैट के लिए चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अपठित गद्यांश वाला। तो इसमें हम आपके साथ कुछ गद्यांश डिस्कस करेंगे, उनके आधार पर कुछ प्रश्न दिए होंगे, आप बताएंगे किस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं गद्यांश में से ही। तो दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हमने रखा है अन्य। अन्य में हम जो भी चैप्टर आपके यहाँ पर हमने नहीं लिखे हैं, या फिर जैसे कि आपके कवि, लेखक यानी कि रचना एवं रचनाकार हैं, या कोई भी पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड, या अदर कोई भी चैप्टर अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम बता सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। वो सभी हम इसमें लास्ट चैप्टर में अपने जो है वो कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स आपको इन क्लासेस के अंदर कवर कराने वाले हैं और किस तरीके से आपको कवर कराएंगे। आज हम जो है आपको स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा आपका जो है बेसिक आइडिया दे देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं व्याकरण से। तो व्याकरण के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। यानी कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके रूप से परिचित कराता है। भाषा से आप समझ सकते हैं कि भाषा के 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पर बोलने, पढ़ने और लिखने के आधार पर यहाँ पर मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा में भाषा को बांटा गया है। व्याकरण वही होता है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें व्याकरण के अंगों के बारे में, व्याकरण के कुल 4 अंग होते हैं, जिसमें से पहला अंग होता है वर्ण या ध्वनि। अगर मौखिक रूप से हम देखें तो उसको हम ध्वनि बोलेंगे, और लिखित रूप से हम देखें तो उसको वर्ण बोलेंगे। उसके बाद में दूसरा जो होता है वो होता है शब्द, और तीसरा जो अंग होता है वो होता है पद, और चौथा अंग जो होता है वो होता है वाक्य। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ण या ध्वनि के बारे में, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो वर्ण होता है वो ध्वनि का ही लिखित रूप होता है। यानी कि ध्वनि हम मौखिक रूप से बोलते हैं, अगर लिखित रूप की बात की जाए तो उसको हम वर्ण बोलेंगे। ये ध्वनि या वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो दोस्तों आपसे यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। यहाँ पर एक डिफरेंस देखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो वाक्य होती है। दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वर्ण या ध्वनि की। तो वर्ण या ध्वनि की बात की जाए तो वर्ण हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो जो हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण होते हैं उनको स्वर और व्यंजनों में बांटा गया है। आप सभी अच्छी तरीके से परिचित होंगे। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब आपको वर्णमाला चैप्टर करा रहे होंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद में जो है अगर हम बात करें शब्द की, तो शब्दों को यहाँ पर 4 तरीके से बांटा गया है। जैसे कि पहला जो होता है व्याकरणिक या रूप या प्रयोग के आधार पर। तो आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि शब्दों को जो है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको ये चीज़ें साथ साथ देखते हुए चलनी है। हम जो भी टॉपिक्स आपको कराएंगे सबसे पहले आपको एक चार्ट के थ्रू इसी तरीके से आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताएंगे। उसके बाद में 1 बाय 1 प्रत्येक टाइप को उठा करके उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, या फिर तो दोस्तों दूसरा आपका जो बांटा गया है वो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है शब्दों को। तीसरा जो है आपका रचना या बनावट के आधार पर, और चौथा जो है आपका अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर जो होते हैं वो शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं हम आपको जब इसके बारे में बताएंगे तब डिटेल से डिस्कस करेंगे। कि आप जब तक के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि विकारी शब्द वो होते हैं
जिसके अगर लिंग, वचन अथवा कारक में परिवर्तन कर दें तो इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। और जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अभिकारी शब्द होते हैं। तो अभी तक के लिए आप इतना ही समझ के चलिए। जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल से तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो ये हमारे होते हैं देशज शब्द या विदेशज शब्द, दूसरा होते हैं तत्सम शब्द या तद्भव शब्द, और तीसरा होते हैं संकर शब्द। तो ये इस तरीके के जो शब्द हैं वो हम आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे अलग अलग जब हम शब्द भंडार को आपको करा रहे होंगे। उसी प्रकार रचना या बनावट के आधार पर हमारे होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द। जब इनको हम अलग से पढ़ेंगे तब इनके बारे में सब कुछ हम आपको बताएंगे। अभी आप जो है एक क्लासिफिकेशन ही समझ के चलिए। और अर्थ के आधार पर भी हमारे जो है वो शब्दों को कई प्रकार से बांटा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जैसा कि हमने आपको बताया इन सभी के हमने अलग से टॉपिक बनाए हुए हैं और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम वर्ण और शब्द के बारे में समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर का हमारा जो व्याकरण का अंग है वो होता है पद। तो पद जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शब्द ही होते हैं। शब्दों का जो वाक्य में प्रयोग करते हैं हम वो पद कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं लड़का आम खाता है, तो यहाँ पर जो लड़का है वो एक पद के रूप में देखा जाएगा और ये लड़का एक संज्ञा है तो ये संज्ञा पद कहलाएगा। तो यहाँ पर पदों को भी दो प्रकार से बांटा गया है, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। तो यहाँ पर भी विकारी और अविकारी से वही मतलब है जो शब्द में आपका जो बताया गया था। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा वाक्य। वाक्य जो होता है वो शब्दों को जब मिला करके एक सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे वाक्य कहते हैं और ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, ये भी हमने आपको बताया। दोस्तों ये आपके जो है व्याकरण के चारों अंग हुए। तो आप ऐसा यहाँ से देख सकते हैं कि लगभग जो 70 से 80% जो आपके हिंदी के जो टॉपिक्स हैं वो इसी एक चार्ट में से कवर हो रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो है एक वो सिस्टमेटिक तरीके से हम पूरा जो है, तो कल जो आपका है वो वर्णमाला से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपकी जो पूरी हिंदी है वो एक सिस्टमेटिक वे में हम आपके साथ लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ वर्णमाला डिस्कस करेंगे जो कि हमारा पहला चैप्टर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपको सामान्य हिंदी की सभी टॉपिक्स की जो बताए गए उनकी फ्री क्लासेस आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में और अपने दोस्तों में। दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में वर्णमाला चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।